नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में है वो हम क्लास 10th है ना, क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1 है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज नंबर 1 है। उसका एक्सरसाइज 1 का बेसिक है वो हम देखेंगे। तो बेसिक क्या कहता है, उस एक्सरसाइज का नाम है आपके वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या आता है। दो चीज आती है, एक अपरिमेय संख्या आती है और दूसरी आती है परिमेय संख्या। अब ये परिमेय अपरिमेय संख्या क्या क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको है वो बता देता हूँ कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहली है वो है आपके अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब ये अपरिमेय संख्या और एक आएगी वो आएगी आपकी परिमेय संख्या। तो इनमें अंतर क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे अपन p बट्टा q की फॉर्म में लिख सकें, अर्थात बट्टे में लिख सकें, और जो q है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो आपके जीरो कभी नहीं होना चाहिए। तो वो संख्याएं आपके क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p बट्टे q की फॉर्म में लिख सके और q यानी बट्टे में क्या कभी नहीं होना चाहिए, जीरो। दूसरा है परिमेय संख्याएं होगी वो शांत होगी, और या तो शांत होगी या आवर्ती में होगी। ये तीन बातें आप ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या है ऐसी संख्या जिसे p बट्टे q की फॉर्म में लिख सके, q जीरो नहीं होना चाहिए, जो शांत हो उनकी प्रवृत्ति, या फिर आवर्ती हो। अब ये शांत आवर्ती क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम है वो आवर्ती अपरिमेय देखेंगे। तो शांत, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली 1/2, क्या ये परिमेय है? क्या बिल्कुल परिमेय। 1/2 को यदि आप सोल्व करते हो तो इसका आंसर आपको मिलता है 0.5। क्या मिलता है? 0.5। तो ये यहाँ रुक गया ना। अब इसके आगे ये आप, यानी इसका आंसर इतना ही है, ये सोल्व है इतना, इससे आगे कोई अंक नहीं आ रहा है। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 0.5। तो ये इससे आगे सोल्व नहीं होगा। तो ये कैसी हो गई? परिमेय संख्याओं की शांत प्रवृत्ति हो गई, यानी रुक गया। शांत का मतलब ये तो है ना, रुक गया। तो ये रुक गया। और अगर दूसरा उदाहरण ले, जैसे अशांत क्या होगी? 1/3 मैंने ले लिया, अपरिमेय है, अपरिमेय है, लेकिन यदि आप इसे लिखते जाओगे तो 0.33333 ये चलता रहेगा। ये कैसी प्रवृत्ति होगी इसकी? अशांत होगी। दूसरी मैंने क्या बताई? आवर्ती होगी, आवर्ती होगी। अब अशांत आवर्ती होगी वो, जैसे अभी दिखाया था ना 1/3, ये क्या है? 0.33333 ऐसे चलता रहता है। तो अशांत है, बिल्कुल अशांत, रुक नहीं रही है। और साथ में क्या है? आवर्ती। आवर्ती का मतलब वापस वही चीज आ रही है, यानी 3 3 3 3 है वो रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या है उसे आप बट्टे की फॉर्म यानी p/q लिख सकते हो, और q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस ये शांत प्रवृत्ति होती है। शांत कैसे होती है मैंने आपको बता ही दिया, 1/2 को 0.5 लिख दो, ये इसका आंसर है, ये शांत है। और अशांत, अशांत आवर्ती होती है। अशांत आवर्ती कैसे होती है? जैसे 1/3 है, चलता रहेगा 0.3333, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेगा, तो वो अशांत आवर्ती है। तो ये क्या है? आपके परिमेय संख्याओं के गुण हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या है ऐसी संख्या जिसे अपन बट्टे में नहीं लिख सकते, जिसे अपन बट्टे में नहीं लिख सकते, वो कहलाती है आपके अपरिमेय संख्या। तो आप परिमेय ध्यान रख लेना, अपरिमेय आप अपने आप बता दोगे। जैसे √2 है, अपरिमेय है ना। इसे आप अब आप कह दो सर ये लिख दें, नहीं, इसका मान कितने में है? पॉइंटों में है, पूर्णांक में नहीं है, आप इसको ये नहीं लिख सकते। √3 है वो अपरिमेय है, √4 है और √5 है और √9 है। तो √3 और √5 ये तो क्या है? आपके अपरिमेय है, जबकि √4 और √9 क्या है? परिमेय। क्योंकि √4 का मान 2 होता है, √9 का मान है वो कितना होता है? 3 होता है। तो इस प्रकार √4 आपके परिमेय, √9 परिमेय, जबकि √3, √5, √6, √7 ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए वापस हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दोनों आती है। देखो एक्सरसाइज 1.1 है ना, उसमें आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दे रखी है। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। यूक्लिड, यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है जो गणितज्ञ थे,
गणितज्ञ, है ना। और विभाजन का मतलब होता है भाग देना। और प्रमेय का क्या होती है, यानी प्रमेय को ही आप मान लो एक पहले से विकसित कोई प्रमेय है ना, उस प्रमेय का प्रयोग करके आप कोई नई चीज लेके आते हो तो वो नई चीज आपके प्रमेय का कहलाएगी। तो यूक्लिड तो क्या थे, गणितज्ञ थे। विभाजन क्या है, भाग देना है। और प्रमेय का क्या है, पुरानी प्रमेय का प्रयोग करके जो पहले से विकसित है नई चीज आप विकसित करते हो तो वो प्रमेय का कहलाती है। अब यूक्लिड ने क्या चीज है वो नई विकसित की, वो हम बात करते हैं। यूक्लिड ने कहा, अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि, जैसे इन्होंने लिख दिया कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब ये बी क्यू आर क्या है वो हम बात करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको समझने से पहले मैं एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ। क्या, जैसे हम भाग देते थे, मान लो अंदर मैंने 50 रख लिया, बाहर मैंने 5 रख दिया। इस 5 का अगर मैं 50 में भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 से कम। इसको मैं, एक मिनट रुकिएगा, तो कितनी बार जाएगा, 5 से कम 5, बचा क्या, 0। और ये जो है वो आगे रख दो। यानी कहने का मतलब अगर मैं 50 में 5 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 10 बार जाना है। अब इसमें ये 5 क्या है, ये 5 आपका भाजक है। क्या है, भाजक है। 10 क्या है, भागफल है। 10 क्या है, भागफल है। अब ये बीच में जो ये नीचे जो 0 बचा है वो क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल है। और ये जो 50 है वो आपके क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। जिसका आपने भाग दिया वो भाजक, जो आंसर आया वो भागफल, जो शेष बचा वो शेषफल, और जिस में दिया वो भाज्य। तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या है, मैं आपको याद ही करवा देता हूँ। देखिए जैसे ये है, इधर पता है भाजक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, भागफल आएगा। नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बार हम प्रयोग करते हैं, शेषफल आएगा। क्या आएगा, शेषफल। दिक्कत यहाँ आती है इसमें, इस भाजक में, और यहाँ आता है भाज्य में, कि बीच में कौन सा आएगा, भाज्य या भाजक। देखो ये भागफल है और भाजक है, इन दोनों के बीच में कौन फंस गया बेचारा, भाज्य फंस गया। अब फंस गया तो इधर से भागफल धक्का लगाएगा और इधर से भाजक धक्का लगाएगा, तो ये जय बेचारा क्या हो गया, आधा हो गया। जय बेचारा क्या हो गया, आधा हो गया। तो ये भाज्य यानी जिसमें आधा वर्ण है वो बीच में आएगा, और बाकी आप समझ ही जाओगे। तो अब हमें क्या मिला कि भाजक का हमने भाग दिया। अब एक चीज़ और है, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। देखिए ये मान लो 10 है, 10 में मैंने 2 का भाग लिया, 5 बार गया, 10 इसका गया और शेषफल 0 बचा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी 10 मेरा क्या है, भाज्य है। 2 मेरा क्या है, भाजक है। 5 मेरा क्या है, भागफल है। और प्लस 0, यानी इस 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 10 को मैं लिख सकता हूँ, ये क्या हुआ, भाज्य हुआ। ये क्या हुआ, भाजक हुआ। ये क्या हुआ, भागफल हुआ। और ये क्या हुआ, शेषफल हुआ। ये क्या हुआ, शेषफल। तो यदि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है तो इस 10 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक सूत्र है, वो हमने काफ़ी बार पढ़ा होगा, उससे निकला है, अभी जस्ट देखा है कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस में क्या है, शेषफल। शेषफल, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही यूक्लिड ने क्या किया, अपना ये जो प्रमेयिका ये विकसित की। ए यहाँ क्या है, भाज्य है। बी यहाँ क्या है, आपके भाजक है। और क्यू यहाँ क्या है, भागफल है। और आर यहाँ क्या है, शेषफल है। रिमाइंडर, तो ये चीज़ें हैं, ए है वो भाज्य है, बी है वो भाजक है, क्यू है वो भागफल है, आर है वो शेषफल है। तो ये हम लिख सकते हैं ना। यानी यूक्लिड ने इसी का प्रयोग करके एचसीएफ एलसीएम निकालने का प्रयास किया। अब ये एचसीएफ एलसीएम क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे अच्छे से। मैं आपको एकदम मन से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा इस मैथ में क्या है, मेरे ये दिक्कत है कि इसमें
स्क्रीन छोटी है मोबाइल की, तो इसमें मैं पूरा है जो समझाना चाहता हूँ ना, वो बात मैं यहाँ समझा नहीं सकता। यानी वो कहते हैं ना एकदम मन से, वो थोड़ा पढ़ाने में क्या है दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे आती नहीं है पूरी बातें, साथ में टाइमिंग को भी देखना पड़ता है। ऑफलाइन में तो ऐसी दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में तो हम मतलब बच्चे को है वो अच्छे से समझाते हैं, दिक्कत कहाँ है, ऑनलाइन में है। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। ए बराबर क्या लिख दिया हमने, ये अब ये क्या है, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है। दूसरा मुझे ये बताओ कि दूसरा क्या है कि जो आपका ये भाजक है, जो आपका क्या है भाजक है, क्या भाजक से ज़्यादा शेषफल हो सकता है क्या? मान लो आप किसी संख्या में 8 का भाग दे रहे हो, किसी संख्या में 8 का, तो शेषफल आपके पास 8 से ज़्यादा बच सकता है क्या, ये आप मुझे बताइएगा। तो चलिए 8 है, अगर किसी संख्या में आप 8 का भाग देते हो तो हमेशा उससे कम ही शेषफल बचेगा। आपका शेषफल हो सकता है ना बचे, यानी मैं ऐसे कह दूँ 0 बचे, हो सकता है 1 शेषफल बचे, हो सकता है 2 शेषफल बचे, हो सकता है 3 4 5 6 7, ऐसे 7 तक आपके शेषफल बच सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी संख्या में 8 का भाग देते हैं, 8 या उससे ज़्यादा आपके शेषफल कभी नहीं बचेंगे, यदि 8 का दे रहे हैं तो यही बात है कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि 0 के बराबर या ज़्यादा, 0 के बराबर, यानी कहने का मतलब ये जो भाजक है ना, ये भाजक इससे कम ही होगा हमेशा आर का मान। आर का मान या तो आपके 0 होगा या आर का मान इस बी के मान से कम होगा, क्योंकि भाजक से कम होगा। इस बात का है यही अर्थ है, ये जो अंडरलाइन ये कर रहा हूँ ना मैं, बक्सा सा बना रहा हूँ, इसका यही अर्थ है। यदि आर का मान या तो 0 होगा या आर का मान बी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये आप थोड़ा समझ के देखिएगा कैसे होता है, तो आ गया होगा आपके समझ में। तो अब यहाँ एक उदाहरण है कि ये 455, अब यहाँ 455 क्या हो गया, आपके भाज्य हो गया, 42 क्या हो गया, भाजक हो गया, 10 क्या आ गया यहाँ, भागफल आ गया, 35 क्या है, शेषफल। ऐसे आप देते जाओगे तो यानी चलो मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि 1 मिनट, तो चलिए देखते हैं कितना था, 455 था, 455, इसमें भाग किसका है, 42 यानी 42 का है। आप इसके अंदर भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 42 एकम 42, एक बार गया, 3 बचे, है ना, फिर 42 एकम 42, 3 बचे, उतारा 5, उतारा 5, 1 मिनट रुकिएगा, चलिएगा वापस देखते हैं कि 455 में भाग देना है 42 का, तो 42 एकम 42, 3 बचे, 5 भाग जाएगा नहीं, टूट जाएगा, तो ये बन जाएंगे आपको, आपके पास है वो 35, 35 ही आपके पास क्या बच गया, इसमें शेषफल बच गया। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, भाज्य है वो बाहर लिख देंगे, 455, 442 का भाग दे रहे थे, भागफल 10 आया था, शेषफल 35 बचा था, इस प्रकार से लिख दिया। अब इसके अंदर आपका जो 42 है ना, 42 वो आपके भागफल है वो बन चुका है, 42 से है वो क्या बन गया, नेक्स्ट में भाज्य बनेगा 42, क्या बनेगा, नेक्स्ट में जो भाज्य है वो बनेगा 42। और इस 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 42 को, अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, कैसे आ गया, जैसे ये 42 है, ठीक है, अब इसमें ये जो है वो आपके भाजक बन जाएगा, 35 कितनी बार जाएगा, एक बार, तो कितने बचेंगे शेषफल, 7 बचेंगे ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे आगे, चलिए देख लेते हैं। 42 को आप लिखोगे 35, 1 मिनट, 42 को आप है वो लिखोगे कि 35 इंटू, ये थोड़ा पेंसिल कहाँ मिलेगी इसकी, 42 को आप लिखोगे 35 इंटू 1 प्लस के साथ, ये लिख दोगे, ये लिखोगे। और अब इसको और क्या लिख सकते हो, ये जो 35 है वो आपके बाहर आ गया, 35 को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 5 प्लस 0। तो ऐसे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में करना है,
इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है, उस वजह से मैं आपको सही से वो दिखा नहीं पा रहा हूँ। आगे से है मैं पेपर पे ही सारा कुछ लिख के वैसे ही आपको बता दूंगा। तो चलिए वापस उस पर चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ये आपके भाज्य हो गया, ये भाजक भागफल और ये शेषफल, और भाजक से ज़्यादा कभी क्या नहीं होगा, शेषफल नहीं होगा, ये बात ये दिखाती है और ये उदाहरण है। आगे और अच्छे से हम हैं वो जब एक्सरसाइज 1.1 के सवाल करेंगे तब आपको और इजीली है वो समझ में आ जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट है वो आगे बढ़ता हूँ। देखो ये एकदम हट के एक्सरसाइज है, तो आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, तो वीडियो को आप वापस है वो दोबारा देखिएगा, आपको इजीली है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वो है आपके एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा उसमें, यानी इस एक्सरसाइज के अंदर आगे है ना हमें एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों चीज़ें निकालनी होगी, और ये दोनों चीज़ हमें आनी चाहिए कि क्या है वो एलसीएम है और क्या है वो एचसीएफ है। तो चलिए सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, एचसीएफ कर लेते हैं। एचसीएफ का पूरा होता है वो होता है नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस एचसीएफ को हिंदी में हम कहते हैं मैसे, महत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में एचसीएफ कहते हैं, और पूरे नाम की बात करें तो वो आपके है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच का हाईएस्ट, सी का कॉमन, एफ का फैक्टर, और हिंदी में शॉर्ट में मैस है। पूर्ण नाम इसका महत्तम समापवर्तक है। तो पहले एचसीएफ ही देख लेते हैं, एलसीएम की बात है वो बाद में करते हैं। जैसे आपके पास एक उदाहरण है, मान लो 3 और 6 का एचसीएफ। बचपन में ऐसे किया करते थे इस तरह से, है ना, 3 लिख लिया, 6 लिख लिया। तो ये जो 3 और 6 है, इसमें दोनों में भाग किसका जा रहा है? दोनों में भाग है वो 3 का जा रहा है, 2 का केवल 6 में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। तो जब तक दोनों का भाग जाता है, जब तक किसी अंक का या किसी संख्या का दोनों में भाग जाता है, तब तक आपको करना होता है। तो मैंने सबसे पहले 2 ना लेके 3 लिया, क्योंकि 3 का भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है। यदि मैंने 3 का 3 में दिया तो 1 बार गया, और 6 में दिया तो 2 बार गया। तो 3 ही एकमात्र ऐसा अंक है जिसका भाग आपके क्या हुआ, दोनों संख्याओं में गया है। तो अब उसके बाद कोई भी संख्या ले लो जिसका भाग इन दोनों में नहीं जाएगा, मतलब 3 ही है, तो इसका जो 3 और 6 का जो एचसीएफ होगा ना, वो आपके 3 होगा। चलो मैं एक उदाहरण लेके और समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो 6 और 15 दो संख्या है, इनका एचसीएफ लेना है हमें, 6 और 15 का। तो मैंने 6 और 15 दोनों हमने लिख लिए, 3 का भाग देंगे, है ना, इसमें 2 का हालांकि जाएगा, लेकिन जब तक जितनी संख्याएं हैं उन सभी में हमारे द्वारा चुने गए अंक का भाग जाए, ऐसा अंक हमें लेना है या ऐसी संख्या लेनी है। 3 का भाग 6 में भी जाएगा, 15 में भी जाएगा। 6 में गया 2 बार, 15 में गया 5 बार। तो अब इसमें तो जाएगा 2 का भाग, इसमें जाएगा 5 का भाग, यानी ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। इसका मतलब 6 और 15 का एचसीएफ भी क्या है, 3 है। चलो एक उदाहरण और लेके मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास 24 और 46 है, 24 और 46, इन दोनों के हम लेते हैं, इन दोनों का एचसीएफ याद करते हैं, 24 और 46। सबसे पहले देखा 2 का भाग जा रहा है, ये 12 बार गया, और 46 में 23 दूने 46। अब देखो आप, अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 23 में भी चला जाए और 12 में भी चला जाए, कोई भी नहीं है ना। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ। एक उदाहरण और ले लेता हूँ। जैसे मान लो 24 और 48 ले लेता हूँ, इन दोनों का एचसीएफ हमें निकालना है। 2 का भाग 24 में जाएगा 12 बार, 2 का भाग 48 में जाएगा 24 बार। अब भी जा रहा है, 2 का भाग इस 12 में जाएगा 6 बार, और इसमें जाएगा 12 बार। अब भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 4 बार। अब नहीं जा रहा है, कॉमन ऐसा कोई अंक नहीं है, यानी 3 में 3 का जाएगा, और 4 में 2 का और 4 का जाएगा। लेकिन अब ऐसे अपने पास कोई ऐसा अंक नहीं है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। यहाँ तक थे अपने पास, तो यहाँ तक थे, तो इन सब का इंटू करवा लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है ना। तो इस 24 और 48 का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 का भाग 24 में भी जाता है और 8 का भाग 48 में भी जाता है। यानी अभी हमने क्या किया है, 24 और 48 का एचसीएफ निकाला है। क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है।
HCF कितना है 8। यानी HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या है ये 8। कैसे 8 है सबसे बड़ी संख्या, यानी 8 ही सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 24 और 48 दोनों में जाता है। यानी 8 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 24 में भी जाए और 48 में भी जाए। एक मिनट रुकिएगा, है एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई अपने कि 24 और 48 लिए थे ना अपने, 24 और 48 वापस एक बार है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि इसमें 12 बार गया, इसमें 24 बार गया, इसमें 6 बार गया, इसमें 12 बार गया, इसमें 2 बार फिर से गया, इसमें 2 बार गया, ये कितनी 3 बार गया आपके, और ये 6 बार जाएगा। हाँ यहाँ मिस्टेक आ गई। फिर 3 का जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा है और 3 का इसमें भी। यानी इनका HCF 2 इंटू 2 इंटू 3 2, यानी 2 तो आ रहे हैं 3 बार, कितनी बार आ रहे हैं 3 बार, और 3 आ रहा है 1 बार। 2 तो आ रहे हैं 3 बार और 3 आ रहा है 1 बार। यानी 24 48 लेंगे तो उसका HCF आएगा 2 तो आएंगे 3 बार और 3 आएगा 1 बार। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, यानी 24 ऐसी संख्या है। इनका HCF कितना आएगा 24, जो पीछे 8 लिखा था वो भूल से कुछ मिस्टेक हो गई थी उस वजह से। तो 24 है वो इन दोनों का HCF है, 24 और 48। यानी 24 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। ध्यान से सुनिएगा, 24 से बड़ा ऐसा नंबर नहीं है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। बड़ी से बड़ी 24 ही है जिसका भाग दोनों में जाए। तो ये क्या हो गया, 24 और 48 का 24 HCF हो गया। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक है, भूल देखो हो जाती है, इंसान है हम लोग भी, तो ध्यान है वो चारों तरफ हमें रखना पड़ता है, इसको कैसे क्या यूज़ करना है उसमें भी तो भूल हो जाती है, माइंड है वो मत करिएगा। आगे है एलसीएम क्या है। अब देखिए एलसीएम है तो HCF आप समझ गए होंगे, आप वीडियो को वापस एक बार से देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को हिंदी में शॉर्ट में कहते हैं लेस है, लघुत्तम समापवर्तक, और इसका पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम का क्या है पूरा नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे मैंने 3 और 6 ले लिए, इसका मैं ऐसे अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार, ये फिर 3 और ये आ जाएगा, तो इन दोनों का इंटू करवा लिया, 2 इंटू 3, ये क्या है 6 इनका एलसीएम है। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जिसमें, ध्यान सुनिएगा, जिसमें जिन संख्याओं का एलसीएम हमने ज्ञात किया है उस एलसीएम में उन संख्याओं का भाग जाना अनिवार्य है। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जिसका, 6 छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 6 दोनों का भाग जाएगा, तो ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो हमें HCF तो कम नंबर मिलता है एलसीएम के बजाय, एलसीएम हमें ज़्यादा मिलता है। जैसे हमें यही दिया गया है, इसके अंदर एलसीएम हमें कितना मिला, इसके अंदर एलसीएम हमें 6 मिला, जबकि हम बात कर रहे हैं लघुत्तम की यानी छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, और इसमें बात कर रहे हैं महत्तम यानी, अब देखो 3 और 6 का HCF 3 है, लेकिन लघुत्तम बात करें तो वो 6 है। नाम लघुत्तम संख्या बड़ी और महत्तम नाम बड़ा संख्या छोटी। तो बस ये कंसेप्ट है, आप इसको समझिएगा कि महत्तम समावर्तक का अर्थ होता है ऐसी संख्या जिसका भाग उन संख्याओं में जाए। कौन सी संख्या, उन संख्या जो हमने ली है जिनका HCF हमें ज्ञात करना है, उससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग उन दोनों में चला जाए। और एलसीएम क्या है, एलसीएम है कि ऐसी संख्या जिसमें उन संख्याओं का भाग जाए, यानी 6 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग, जिसमें 3 और 6 दोनों का भाग जाएगा। इस 6 से ऐसी छोटी संख्या कोई नहीं है जिसमें 3 और 6 दोनों का भाग चला जाए, तो ये लघुत्तम कहलाती है। और इस 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। तो ये थोड़ा कंसेप्ट है, आप समझिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।